हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 4 वीडियो पहले लेके आ चुके हैं। ये पेपर फर्स्ट हमारा चल रहा है और हमारे टॉपिक का नाम, लेसन का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। स्टूडेंट्स, ये हमको बताती क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो देखिए, हमको ये बताएगी डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों पर परिशुद्ध गणितीय गणनाएं लागू करके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता का परिकलन स्टूडेंट्स, इनके अनुसार क्या होता है, श्रोडिंगर के अनुसार क्या होता है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना नाभिक है ना, इसके चारों इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंग के रूप में इस तरीके से संचरित होता है। ये एक अप्रगामी तरंग होती है। अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव्स, आप स्टैंडिंग वेव्स उनमें कह सकते हैं, यानी कि अप्रगामी तरंग उन तरंगों को कहा जाता है जो एक तनी हुई डोरी में उत्पन्न होती है, एक तनी हुई डोरी में उत्पन्न होती है। यह समीकरण तरंग यांत्रिकी का आरंभिक स्वर है। मीन्स इनिशियल पार्ट बोलते हैं इसको। स्टार्टिंग इसी से होती है तरंग यांत्रिकी की। आरंभिक स्वर है जो इस बात पर आधारित है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों के रूप में उपस्थित रहता है। मैंने आपसे कहा कि एक तनी हुई डोरी में जो तरंगे उत्पन्न होती है उनको क्या बोलते हैं, अप्रगामी तरंगे। तो एक तनी हुई डोरी की तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहा जाता है। अप्रगामी तरंगे कहा जाता है।
अब देखिए बच्चों, इसको हम कैसे व्युत्पत्त करेंगे। यह समीकरण निम्न प्रकार से व्युत्पत्त की जाती है। यह समीकरण निम्न प्रकार से व्युत्पत्त की जाती है। व्युत्पत्त की जाती है। कैसे करेंगे देखिए, हम जानते हैं कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी ब्रोगली में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन होता है, किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसकी कुल ऊर्जा यानी कि ई, वो किसके टोटल के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो ये के ई क्या होती है, गतिज ऊर्जा है, जिसकी वैल्यू आप सब जानते होंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी वैल्यू माइनस में आती है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। तो आप ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, हम इस गतिज ऊर्जा को और अलग तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम गतिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करें। थोड़ा हम लिखने का पैटर्न इसको चेंज करेंगे, यानी कि जो हाफ एम बी स्क्वायर है, इसको यदि हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, एम बी स्क्वायर ये है। अब इसको हमने m से मल्टीप्लाई भी किया और m से डिवाइड भी किया, तो हमारा परिणाम कुछ इस तरीके से बदल गया, एम वी का होल स्क्वायर हो गया और बटा क्या हो गया, 2m हो गया, बटा क्या हो गया, 2m हो गया। अब इस इक्वेशन में, यानी कि इसको हम ऐसे बता देते हैं, तो इसमें हम एक डी ब्रोगली समीकरण से वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी होता है। तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई लैम्डा हो जाएगा। ये डी ब्रोगली समीकरण थी। लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी क्या है, डी ब्रोगली समीकरण होती है बेटा वो। और थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m होता है। अब ये थोड़ी देर पहले बताया, अगर ये एम वी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो एम बी की जगह पर क्या लिखोगे, एच बाई लेमडा का होल स्क्वायर बाई 2m मीन्स
ओपन करिए तो एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे तो समीकरण 2 से हाफ एम बी स्क्वायर का मान, हाफ एम बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको पता है समीकरण 1 ये रही अपनी, इस इक्वेशन में हम रखेंगे, यहाँ इक्वेशन में हाफ एम बी स्क्वायर की जगह पे मान रख देंगे। तो देखिए ये जो मान होगा ये यहाँ पुट कर देते हैं तो हम टोटल एनर्जी यहाँ पर हमको प्राप्त होती है ई बराबर, ये देखिए हमने ये मान रख दिया एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर एम या एम लेमडा स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा इसको हम मॉडिफाई करते हैं और हम इस वैल्यू को एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर एम को यहीं रहने देते हैं और ई प्लस यानी कि माइनस के जेड स्क्वायर को अपोजिट साइड लेके आते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर एम इक्वल टू ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम केवल 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये जो 2m है ये तो यहाँ आ जाएगा और एच स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा e प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पर अंदर बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। तो यहाँ से हमने 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है बेटाओ। ये क्यों निकाली है? क्योंकि तरंग गति की एक अवकलित समीकरण होती है उसमें इस वैल्यू को हम रखेंगे, यानी कि लेमडा स्क्वायर के मान को, यानी कि 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर के मान को, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर के मान को तरंग गति की अवकलित समीकरण अवकलित समीकरण क्या होती है भाई? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई इक्वल टू 0 में रखने पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये लेमडा स्क्वायर आ रहा है देखिए आप, और ये 1 हो गया तो 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस अब 1 बटा लेमडा स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ रख रहे हैं तो 4 पाई स्क्वायर तो पहले से ही कॉमन है तो 4 पाई स्क्वायर साई को तो हम वैसे के वैसे रख देते हैं, इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा और 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी पुट कर देंगे, यानी कि इंटू 2m अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू हमने पुट की तो 4 पाई स्क्वायर 2m से मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई स्क्वायर m हो जाएगा तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। और बेटाओ हमने साई को यहाँ बाहर रख दिया, इक्वल टू क्या कर दिया? 0 कर दिया, इक्वल टू क्या कर दिया? 0 कर दिया, यानी कि ये इक्वेशन में ही ऑलरेडी 0 है, देखिए ये 0 रहा तो ये इक्वल टू 0 होगा और ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 4। तो इक्वेशन 4 तक आपको समझ में आया होगा बेटाओ। अब चलते हैं इसमें आगे मॉडिफिकेशन करने पर।
बच्चों ये इक्वेशन 4 उस कण के लिए अप्लाई है जो एक विमीय तंत्र में गति कर रहा है। समीकरण 4 कण की एक विमीय तंत्र में, यानी कि केवल एक्स डायरेक्शन में एक विमीय तंत्र में गति को प्रदर्शित कर रही है, गति को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन अपन जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंग के रूप में गति करता है वो त्रिविमीय गति होती है, त्रिविमीय रूप से विचरण करता है, तीनों अक्षों में विचरण करता है। अतः इलेक्ट्रॉन जिसकी गति एक्स, वाई व जेड तीनों अक्षों में प्रदर्शित होती है, तीनों अक्षों में प्रदर्शित होती है, तो तीनों अक्षों के लिए तरंग समीकरण निम्न प्रकार से प्राप्त होगी। निम्न प्रकार से प्राप्त होगी। देखिए अब इसका थोड़ा रूप बदल जाएगा। डेल स्क्वायर साई, अब डी की जगह पर डेल आ जाएगा। पार्शियल आंशिक अवकलन की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखो अब तीनों अक्ष आ गई, पहले एक्स अक्ष के लिए था, अब विचरण वाई अक्ष के लिए, जेड अक्ष के लिए भी होगा। साथ में हमने पहले लिख रखा था 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर साई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन में हम जानते हैं कि ये जो के जेड स्क्वायर होता है ये गतिज स्थिर ऊर्जा को बताता है। इसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। और वी की वैल्यू होती है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, माइनस में होती है वैल्यू। तो हम इस इक्वेशन को शॉर्ट में कैसे लिख देंगे? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा, साई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये 6 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन 6 में हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं कि जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है और जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर है प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर जो होता है ये डेल स्क्वायर के तुल्य, जिसको हम एक गणितीय ऑपरेटर कहते हैं। इसको भी पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? डेल स्क्वायर। यह एक गणितीय ऑपरेटर है, यह एक गणितीय ऑपरेटर है। गणितीय ऑपरेटर, संकारक। ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? संकारक। गणितीय ऑपरेटर है जिसे लॉप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। लॉप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। अगर बच्चों ये वैल्यू हम इक्वेशन 6 में रख दें, यानी कि डेल स्क्वायर का मान
इक्वेशन 6 में रखने पर, अगर हम इक्वेशन 6 में रखते हैं तो हमारी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी और ये रूप आ जाएगा डेल स्क्वायर, ये हमने रख दिया। उन सब में साई कॉमन था, देखना आप, क्योंकि इक्वेशन डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर थी प्लस डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर थी प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर थी। तो साई तीनों में ही बेटाओ कॉमन था, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन क्या था एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0 होता था। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हमको इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देना है 7 दे देना है। और अब इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, हम इक्वेशन 7 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इक्वेशन 7 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस बी साई इक्वल टू 0। हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो डेल स्क्वायर साई है इसको अपोजिट साइड लेंगे, जिससे वैल्यू किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। अब इस माइनस साइन के साथ हम आगे इसमें फेरबदल करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, हमने 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर को भी इसके साथ लेके आ जाते हैं डेल स्क्वायर साई के साथ विद माइनस साइन। तो माइनस डेल स्क्वायर साई ये पहले से था, इसके साथ हमने अब ये एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम यहाँ लिख दिया और केवल इस साइड रहने दिया ई माइनस बी साई, ई माइनस बी साई। बच्चों इसमें से इसको भी ओपन कर दिया तो माइनस डेल स्क्वायर साई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम और इस साई को इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया ई साई माइनस बी साई। अब देखिए इस बी साई को हम अपोजिट साइड लेके चले जाते हैं तो ये परिणाम कैसे आएगा, माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम प्लस बी साई इक्वल टू ई साई। अब देखिए इसमें साई और साई कॉमन है तो इस वैल्यू को आप कैसे लिख देंगे, माइनस डेल स्क्वायर साई हटा देंगे, ये यहाँ से साई हट जाएगा, साई दोनों में कॉमन है इसलिए हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस ओनली वी बचेगा, यहाँ से भी साई कॉमन ले लिया हमने, इक्वल टू क्या हो गया ई साई हो गया, इक्वल टू हमारे पास ई साई हो गया। अब बच्चों ये जो लेफ्ट साइड का पद है ये वाला, ये जो बड़े कोष्टक में लिखा है ये एक ऑपरेटर के तुल्य होता है, ये एक ऑपरेटर के तुल्य होता है। देखिए यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये h के तुल्य होता है। h एक ऑपरेटर है, गणितीय ऑपरेटर है। h की वैल्यू माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस बी के तुल्य होती है। h यहाँ पर एक ऑपरेटर है जिसका नाम क्या होता है, हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक, इसको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन संकारक बोलते हैं बेटाओ। और ये हैमिल्टोनियन संकारक अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी, एच साई इक्वल टू ई साई, एच साई इक्वल टू ई साई। बच्चों यहाँ एच साई इक्वल टू ई साई ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण का
बहुत संक्षिप्त रूप है। एच साई इक्वल टू साई क्या है? यह श्रोडिंजर तरंग समीकरण है। श्रोडिंजर तरंग समीकरण को प्रदर्शित करती है। यानी कि इसका संक्षिप्त रूप अगर देखे तो ये आएगा एच साई इक्वल टू साई। तो यह श्रोडिंजर तरंग समीकरण को प्रदर्शित करती है। अगर बच्चों इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीड करें, इसको समझे कि एच साई इक्वल टू ई साई हमको डिनोट क्या करती है। ये हमको डिनोट करती है कि इस समीकरण में तरंग फलन साई इस प्रकार से संकारित होता है। इस प्रकार से संकारित यानी ऑपरेटेड होता है, संकारित होता है कि प्राप्त परिणाम उस तरंग फलन साई बच्चों इसको हम आइगेन फलन बोलते हैं। आइगेन वैज्ञानिक के नाम पर प्राप्त परिणाम, जो ये हमारा प्राप्त परिणाम था, ये वाला, ये प्राप्त परिणाम उस तरंग फलन साई वह एक संख्यात्मक मान ई, यानी कि जिसको हम आइगेन मान बोलते हैं, आइगेन मान के गुणनफल के रूप में प्राप्त होते हैं। के गुणनफल के रूप में प्राप्त होते हैं। आप देख रहे हैं यहां इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो साई है वो एक ऑपरेटर से अटैच है, लेकिन यहाँ वाला जो साई है वो एक मान से अटैच है, जिसको हम ई कह रहे हैं। एक संख्यात्मक मान होता है। तो एक ऑपरेटर है और एक क्या है? संख्यात्मक मान होता है। ओके बेटाओ। अब बच्चों एक पूर्ण तरंग फलन को आरेखित करने के लिए हमें 4 विमीय ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। 4 विमीय, 3 विमीय तो आपने सबने देखा है, लेकिन अब हमको 4 विमीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। और ये ग्राफ आपके सामने ये बढ़ रहा, ये देखिए हमें 4 विमीय ग्राफ जिसमें 3 तरह के आकाशीय विमाएं आएगी। देखिए ये जेड अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। हम किसी को कुछ भी अक्ष मान सकते हैं, आपको पता है, वाई, और ये जेड अक्ष है। और जेड अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए आर डिस्टेंस पर बिंदु P लिया गया है। आर डिस्टेंस पर बिंदु P लिया गया है। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला, और ये डिस्टेंस आर है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये आर कोस थीटा होगा, आर कोस थीटा होगा। और वाई अक्ष से एक काल्पनिक लाइन ली गई है जो आर साइन थीटा के इक्वल होगी। आर साइन थीटा के इक्वल होगी। ये इसका ओरिजिन पॉइंट था, ओ से इसको डिनोट किया गया है, ओरिजिन पॉइंट को। इस आर साइन थीटा के रेस्पेक्ट में
यहाँ पर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा साइन फाई, ये वैल्यू रहेगी जो वाई एक्स के अनुदिश आएगी। और एक्स एक्स के अनुदिश जो वैल्यू आ रही है वह है आर साइन थीटा कोस फाई, यानी कि फाई के रूप में भी हमको यहाँ इंडिकेट करना है आर साइन थीटा कोस फाई। ये आर साइन थीटा साइन फाई है, तो एक तरीके से यहाँ पर स्मॉल आर, थीटा और फाई, इन तीनों टर्म में हमको क्या देना है, रिजल्ट देना है। ये देखिए, ये जो है ये फाई एंगल है, ये एंगल जो है ये फाई है, एक्स अक्ष से हमने जो लिया है। तो इसको अब देखिए, ये आर साइन थीटा साइन फाई वाई अक्ष से संबंधित है, और आर साइन थीटा कोस फाई ये एक्स अक्ष से संबंधित है, और ये जो हमने काल्पनिक अक्ष ली है ये आर साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाला आर साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों, एक पूर्ण तरंग को, एक पूर्ण तरंग फलन को, पूर्ण तरंग फलन को आरेखित करने के लिए, आरेखित करने के लिए हमें 4 विमीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। 4 विमीय ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, जिसके 3 आकाशीय विमाएं, त्रिविमीय विमाएं, है ना। आकाशीय शब्द हमेशा त्रिविम के लिए लगता है। आकाशीय विमाएं या तो एक्स वाई जेड होगी, या स्मॉल आर थीटा फाई होगी। और चौथा मान किसका होगा, तरंग फलन यानी कि साई का होगा, तरंग फलन का होगा। 3 मान तो आप इनसे निकाल दोगे, लेकिन चौथा मान आपको किससे निकालना होगा, तरंग फलन से होगा। हाइड्रोजन परमाणु की, हम बात कर रहे हैं केवल हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के सापेक्ष, अब आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन के तीनों ध्रुवीय निर्देशांकों, ये जो आर थीटा और फाई है ये क्या होते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं। ध्रुवीय निर्देशांकों यानी कि आर थीटा और फाई को उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है, उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है। अब हमने जो डायग्राम में बातें बताई है उसको हम स्पष्टतया कुछ तत्वों के साथ समझते हैं कि जो एक्स अक्ष है उसमें x इक्वल टू दे रखा है आर साइन थीटा कोस फाई। आप देख सकते हैं एक्स अक्ष के और अनुदिश ये अपना जो रिजल्ट आ रहा है आर के रेस्पेक्ट में वो क्या है, आर साइन थीटा कोस फाई, जिसमें आर भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है और फाई भी आ रहा है। लेकिन यही बात वाई अक्ष में देखोगे आप तो ये आ रहा है आर साइन थीटा और साइन ही क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ये वाई अक्ष के अनुदिश से। लेकिन अगर आप जेड अक्ष के अनुदिश देखोगे तो केवल एक ही आ रहा है आर कोस थीटा, आर कोस
थीटा। अगर इस एक्स वाई और जेड अक्ष को आप, जो आपकी इक्वेशन आई थी, कौन सी वाली इक्वेशन थी, जिसमें आपने ये वैल्यू पुट की थी, मैं आपको बैक लेके चलता हूं इसमें। देखिए ये वैल्यू, ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू, तीनों वैल्यू कहां पुट करोगे आप, इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे। इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 6 में, हम इक्वेशन 6 में ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, या आप इक्वेशन 5 में भी पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 5 में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन 5 में एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट करने पर, इक्वेशन 5 में एक्स वाई व जेड के मान रखने पर, अगर हम मान रखते हैं तो हमारी इक्वेशन आती है 1/r² डेल अपॉन डेल r² डेल साई अपॉन डेल r। ये इक्वेशन सोल्व करके आपको डायरेक्ट लिखी जा रही है 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा। अब आप इसमें कुछ चीज देख रहे होंगे, ये वाला पद पूरा केवल r के लिए है, ये वाला पूरा पद थीटा के लिए है, और इसी में अभी और कंटिन्यू ऐड होगा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। तो इसमें फाई स्क्वायर भी यहाँ ऐड हो गया, लेकिन आपको पता है इसके बाद में तीनों के मान रखने के बाद में क्या आता है, 8 पाई² अपॉन h² ई प्लस के जेड² अपॉन r साई इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, 8 हो गई। और इक्वेशन 8 भी देखो, इक्वेशन 8 भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण होती है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है, तरंग समीकरण कहलाती है। बच्चों ये जो इक्वेशन 8 है, ये द्वितीय कोटि की अवकलित समीकरण है, जिसके कई हल संभव है, लेकिन महत्व वाले हल केवल कुछ सीमित ऊर्जाओं के होते हैं, और ऊर्जा के इन मानों को आइगेन मान कहते हैं, और उनसे संबद्ध जो साई के मान होते हैं उनको हम आइगेन फलन कहते हैं। ये आइगेन मान ऊर्जा के उन मानों के अनुरूप होते हैं जो बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए बताए थे, अर्थात बोर द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा स्तर तरंग समीकरण के हल का ही परिणाम है। तो बच्चों इक्वेशन 8 द्वितीय कोटि की अवकलित समीकरण है। क्या है बेटा, द्वितीय कोटि की अवकलित समीकरण होती है। अवकलित समीकरण होती है जिसमें महत्व वाले इंपॉर्टेंट महत्व वाले हल केवल कुछ सीमित ऊर्जाओं के लिए ही होते हैं। ऊर्जाओं के लिए ही होते हैं। तो बच्चों ये सबसे बेस्ट टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर में, पेपर फर्स्ट में ये टॉपिक अक्सर आता है।
आप इस टॉपिक को एक बार पढ़े देखें, कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नए-नए वीडियो बना के लाऊं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अब हम आपसे नए वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर मिलते हैं। थैंक यू।